नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदन नमम आदि। प्रमुख सम्मान जो इन्हें मिल चुके हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत ये किए जा चुके हैं और इनका निधन सन 1985 में हो गया था। तो यहाँ जो कविता है घर की याद, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, यानी कि सताती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। आइए शुरू करते हैं कविता घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो ये जो कविता है घर की याद, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी और एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद सताने लगती है। तो वह अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को इस तरह से कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं और कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा है। तो कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और रात भर बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है और ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो कवि कहते हैं कि बरसते हुए पानी के बीच घर नजर में तिर रहा है, कि रात भर बारिश होती रही, रात भर पानी गिरता रहा और जो घर है वह कवि की नजरों में घूमता रहा, अर्थात कवि की नजरों में उसके घर की स्मृतियां, यादें तैरने लगी। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। उसका घर बहुत दूर है लेकिन वह खुशियों से भरपूर है, वहां खुशियां बहुत हैं, खुशियों का भंडार है। तो कहने का भाव ये है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे घर की याद आने लगती है। आगे है कि घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कवि अपने परिवार के सदस्यों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसके घर में चार भाई हैं और मायके में बहन आई, तो आज उसकी विवाहिता बहन मायके में आई होगी, ससुराल से बहन मायके आई होगी और बहन आई बाप के घर। तो हालांकि बहन अपने पिता के घर आई है लेकिन वह घर उसके लिए परिताप का घर बन गया, यानी कि कष्ट का, दुखों का घर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को वहां नहीं पाया। कवि कहता है कि उसे ना पाकर, बहन अपने भाई को न पाकर, क्योंकि भाई तो जेल में बंद है, जब उसे पता चला होगा कि उसका भाई जेल में है तो अपने भाई को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। तो ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर नहीं आई है बल्कि कष्ट और दुखों के घर में आ गई है। तो कहने का भाव ये है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में बहुत गहरा लगाव है। कवि बताता है कि उसके चार भाई हैं और चार बहनें हैं। तो चार भाई चार बहनें, तो चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, तो जो भाई हैं वे भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं, तो वे बहनें प्यार हैं, अर्थात वे प्रेम का प्रतीक हैं। तो भाई जो हैं वो रक्षा करने वाली बलिष्ठ भुजाओं के समान हैं और बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें स्नेह करती हैं। तो इस तरह से बहनें जो हैं वो प्रेम का प्रतीक हैं। तो सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। तो आइए अब देख लेते हैं इन सभी पंक्तियों में काव्य सौंदर्य क्या था। तो इसमें घर की स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है और भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। भुजा भाई, इसमें भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और साथ ही भुजा भाई में उपमा अलंकार भी है क्योंकि भाइयों को भुजाओं के समान बताया गया है। और घर की याद यहाँ पर
आ रही है कवि को। तो इस तरह से यहाँ पर एक भावपूर्ण चित्रण किया गया है घर की स्मृति का। और भाइयों को भुजा बताया गया, भाइयों भुजाओं के समान बताया गया, तो बहनों को स्नेह का प्रतीक बताया गया। तो आइए चलते हैं आगे। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो कवि अपनी माँ का जिक्र करते हैं यहाँ पर, और वह कहते हैं कि उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी माँ अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, तो अपनी माँ का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उसने बहुत कष्ट सहे हैं, उसके व्यक्तित्व को दुखों ने ही गढ़ा है, अर्थात उसने बहुत दुख देखे हैं, वह दुखों में ही रची हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। उसकी माँ जो है बहुत स्नेहमयी है, और उसकी गोद में सिर रखने के बाद कोई दुख नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। कवि कहता है कि अपनी माँ की गोद में सिर रखने के बाद वह सारे कष्ट भूल जाता है। आगे है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि अपनी माँ की स्नेह धारा अर्थात उनकी स्नेह का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी माँ का जो स्नेह है, उसकी जो स्नेह धारा है, वह इतनी व्यापक है कि उनके स्नेह को, अपनी माँ के स्नेह को, उनके प्रेम को वह वहां जेल में भी अनुभव कर रहा है। वह लिखना नहीं जानती, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिस कारण वह उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसलिए उसे अपनी माँ का कोई पत्र भी प्राप्त नहीं होता। आगे है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। अब यहाँ पर कवि अपने पिता का वर्णन कर रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं कि कवि बताते हैं पिता के बारे में कि वे अभी भी चुस्त हैं। पिताजी ऐसे हैं कि उनको बुढ़ापा अभी छू भी नहीं गया है। वे बूढ़े जरूर हैं, लेकिन बुढ़ापे ने उनको छुआ नहीं है, वे बूढ़े नहीं लगते बिल्कुल भी, वे अभी भी चुस्त हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी अब छू नहीं सका है, उन्हें आगोश में नहीं ले पाया है। जो अभी भी दौड़ जाएं, वे आज भी दौड़ सकते हैं, दौड़ लगाते हैं वे, और जो अभी भी खिलखिलाएं, और वे खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। पिताजी की यहाँ पर विशेषताओं का वर्णन है कि उसके पिताजी कैसे हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। पिताजी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके पिताजी मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे भी नहीं हिचकते, वे साहसी हैं, निडर हैं। शेर के आगे न बिचके, शेर से भी उन्हें डर नहीं लगता। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं, तथा शेर से भी वे डरते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी वाणी में ओज है, गंभीरता है, तो बादल की जैसी गर्जना है। और काम में झंझा लरजता, झंझा मतलब आंधी तूफान, और लरजता मतलब ऐसे कांपता। तो कवि कहता है कि जब वे काम करते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं, बहुत फुर्ती से करते हैं, तो ऐसा लगता है कोई आंधी तूफान आ गया है, मतलब उसका मतलब ये है कि वो बहुत तेजी से काम करते हैं। बोल में बादल गरजता और काम में झंझाला रजता, इसका मतलब ये है कि उनके बोल में, उनकी वाणी में बादल के समान गर्जना है, गंभीरता है, और जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे बहुत तेजी से, तेज गति से काम करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं अभी जो हमने पंक्तियां की हैं उनका काव्य सौंदर्य, कि यहाँ पर माँ के स्वाभाविक स्नेह और पिता के साहस व उनकी जीवन शैली का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन है। और पिता के वर्णन में वीर रस, लगता है कि वीर रस का आनंद हमें यहाँ पर मिलता है। अभी भी, तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। और बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता, कि उनकी वाणी में बादल जैसी, बादल के समान गर्जना है, और काम में आंधी तूफान की जैसी तेजी है। तो इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भाषा खड़ी बोली है, और सरल सहज प्रवाहमयी और तुकांत है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है।
तो कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर और मुग्दर को दोनों हाथों से हिलाकर, मुग्दर एक लकड़ी से बना व्यायाम करने का या कसरत करने का एक उपकरण जिससे वो व्यायाम करते होंगे, तो आज वे गीता का पाठ करके, कवि बता रहा है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठक लगाकर और मुग्दर को हिलाकर अर्थात कसरत करने के बाद मुग्दर की मूठ पकड़कर, मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि उनकी मूठों को, मुग्दर की मूठों को मिलाकर जब जब वे नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो कवि को घर की याद सताती है, वह भी बहुत व्याकुल हो जाता है और ये सारी स्मृतियां कवि को भी व्यथित कर देती हैं और बरसते पानी में कवि को घर की याद और भी ज्यादा सताने लगती है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। तो कवि सोच रहा है कि पिताजी आज जब गीता पाठ करके और व्यायाम के बाद जब नीचे आए होंगे तो 4 भाई और 4 बहनें, यानी कि कवि के चारों भाई और चारों बहनें, जो भुजा भाई प्यार बहनें, और भाई जो है वो भुजाओं के समान है और बहनें जो है प्रेम का प्रतीक है, तो ऐसे कवि के 4 भाई और 4 बहन जब या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो पिताजी की नजर उन पर पड़ गई होगी। तब पिताजी ने उन खेलते हुए भाई बहनों को देखा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कवि कहता है कि पिताजी जिन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखता है, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापे ने उन्हें छुआ नहीं है, ऐसे पिताजी जिनके अंदर बहुत चुस्ती फुर्ती है, वे रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। तो जब उन्होंने अपने सभी बच्चों को देखा होगा खेलते और खड़े हुए, तो उनको अपने 5वें पुत्र की याद आ गई होगी और वे अपने बेटे को वहां न पाकर व्यथित हो गए होंगे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी। तो ये देख लेते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। इसमें पिता के संस्कारी रूप और उनके स्वस्थ शरीर और उनकी भावुकता, तीनों का ही वर्णन है। और संयुक्त परिवार का एक आदर्श रूप हम यहाँ देखते हैं कि सभी लोग आपस में बहुत प्रेम से स्नेह से रहते हैं, 4 भाई 4 बहनें खुश हैं सब। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। कवि कहता है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूं, और कवि अपने आप को अभागा बता रहा है। अभागा क्यों बता रहा है, भाग्यहीन क्यों बता रहा है? क्योंकि आज वह अपने पिता के कष्टों का कारण बना हुआ है, उसी के कारण पिताजी कष्ट में है, दुखी हैं। तो कवि यहाँ अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूं, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं कि मुझे वे सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे। और जब भी कवि के बारे में चर्चा होती थी तो वे भाव विभोर हो जाते थे। कवि बताते हैं कि पिताजी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वे सदैव ही अपना प्यार अपना स्नेह मुझ पर लुटाते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। और आज जब कवि जेल में है, आज जब मैं जेल में हूं, तो मेरे जेल में होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले बेटे अर्थात अपने चारों बेटे जिनको वे स्वर्ण कहते थे, कवि तो सोने पे सुहागा था, सोने पे सुहागा, और सोना कौन थे? वे बाकी चारों बेटे। तो यही कवि कह रहा है कि आज जब मैं जेल में हूं तो उन्हें पिताजी को उन्हें अपने चारों सोने के समान पुत्र हेटे लग रहे होंगे अर्थात तुच्छ लग रहे होंगे। आज उन्हें अपने सोने के जैसे बेटे तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कि मैं उनसे दूर जेल में बैठा हूं। और कवि यहाँ पर एक बार फिर अपने आप को अभागा बता रहे हैं कि बंधा बैठा हूं अभागा, कि मैं यहाँ जेल में बंधा बैठा हूं।
मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मैं यहाँ इस कैद में हूं। तो इस तरह से कवि दुखी होते हैं। आगे है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो कवि अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगाकर कहता है कि उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ भी दुखी हो गई होंगी, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और पिताजी को समझाते हुए जब माँ उनसे कुछ कह रही होंगी तो ऐसा कहते हुए माँ ने अपने आप को कितना संभाला होगा, अपने दुख को उन्होंने कितना पिया होगा। तो माँ ने पिताजी को समझाया होगा और ऐसा करते समय उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। दुख कितना बहा होगा मतलब माँ को भी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वे पिताजी को समझाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। तो माँ पिताजी को ढांढस बंधाते हुए कहती हैं कि आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, वहां अच्छा है भवानी। भवानी हमारा बेटा वहां जेल में सही होगा, अच्छा होगा, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। तो माँ पिताजी को समझाते हुए कहती हैं कि आपके मन की बात समझकर और आपसे प्यार, आपसे लगाव होने के कारण, अपनापन होने के कारण वह जेल गया है। वह आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चल रहा है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अर्थात वह जिस रास्ते पर चला है, वह जो कर रहा है या जो उसने किया वह ठीक ही तो है, यही तो तुम्हारी परंपरा है। अर्थात वह तो आपके दिखाए हुए रास्ते और आपकी बनाई हुई परंपरा का ही तो पालन कर रहा है। ऐसा समझाते हुए कह रही है माँ पिताजी को। तो आगे इसमें क्या कह रही है माँ आगे, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ पिताजी को संभालती हैं, ढांढस बंधाती है, तसल्ली देती हैं और क्या कहती हैं कि पांव जो पीछे हटाता, कि वह आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहा है, वह देशभक्ति के रास्ते पर ही चल रहा है। आप भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाए, तो वह इसी रास्ते पर चल रहा है और आप भी यही चाहते थे, तो अब आप क्यों अपना मन छोटा कर रहे हैं। तो पांव जो पीछे हटाता, अगर वह इस रास्ते से अपने पांव पीछे हटाता अर्थात वह वापस आ जाता, तो कोख को मेरी लजाता, तो फिर वह मेरी कोख को लजाता, अर्थात मुझे उसे अपना पुत्र कहने में लज्जा आती, तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ कहती हैं कि आप इस तरह कमजोर नहीं हो सकते, आप इस तरह कमजोर ना बनिए। कहती हैं कि आप अपना मन कमजोर ना करें, आप धैर्य बनाए रखें, नहीं तो अन्य बच्चों का साहस भी टूट जाएगा और वे भी आपको देखकर रो पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य जो अभी हमने की है। कि एक तो जहाँ पे पिताजी की बात आ रही है कि पांचवा मैं हूं अभागा, ये जो है यहाँ पर इसमें सोने पर सुहागा, इसमें मुहावरा है, सोने पर सुहागा मुहावरा है। और आगे इसमें हम देखते हैं कि भाषा सरल सहज खड़ी बोली और प्रवाहमयी, और तुकांत, कविता में तुकांत है, और माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन है, और संवाद शैली है। एक जरूरी बात यहाँ पर कि संवाद शैली है, माँ उन्हें समझा रही हैं, फिर आगे पिताजी कह रहे हैं, तो इस तरह से संवाद शैली। लीक पर चलना, लीक पर चलना और पांव पीछे हटाना तुम्हारी लीक ही है, जो बात उसने बोली है। तो लीक पर चलना, पांव पीछे हटाना, कोख को लजाना, ये सभी मुहावरे हैं और इन मुहावरों का बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है, तो ये कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ी है इसके कारण।